क्लास 10 का पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। इसका पार्ट 1 है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। किस प्रकार लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सत्ताएं की पार्टिसिपेशन रही, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कॉपी किताब सब निकाल लिया कीजिए, पेन, और तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। शेष जानकारी के लिए न समझ में तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन YouTube में मिलेगा, फिर कुछ दिन के बाद YouTube बंद कर दी जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये सब खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। देखिए फर्स्ट इसमें है सब्जेक्ट कंटेंट्स, कि कौन कौन सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाई करनी है। फर्स्ट टॉपिक है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट में है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। किस प्रकार से लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी होती है, जातीय, लैंगिक एवं लैंगिक संप्रदाय विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर कैसा प्रभाव पड़ा, सत्ता में भागीदारी का कार्य प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं, लोकतंत्र जन, यानी ये सब टॉपिक हम लोग पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। देखिए अब ये पिछला क्लास से कुछ रिलेटेड बताएगा। कहता है कि 9वीं कक्षा में यानी 9th क्लास में लोकतंत्र के सैद्धांतिक पहलुओं पर अध्ययन किए थे कि किस प्रकार से लोकतंत्र को अपनाया गया, लोकतंत्र के लिए कितना कठिनाइयों को झेलना गया। लोकतंत्र 1-2 दिन की चीज नहीं थी लोकतंत्र लाने में। जब यहाँ पे देसी राजवाड़े का शासन हुआ करता था, ठीक है ना, तो उसे किस प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया, यानी आम जनता की भागीदारी हुई। ये पहले मोनार्की था, राजा व्यवस्था था, और उसके बाद फिर जनतंत्र हुआ। तो ये इतना आसान नहीं था, इसी को 9th क्लास में समझा गया था। अब कहता है 10th क्लास में लोकतंत्र के व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, यानी आकृष्ट करेंगे। यह बात बताई जा चुकी है कि जनतंत्र यानी लोकतंत्र जनता का शासन है। इब्राहिम लिंकन एक परिभाषा दिए थे, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार है, यानी शासन है। जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें ये बताया गया, बहुत मक्खी तंग करते रहता है इसे, तो ये सैद्धांतिक पहलुओं पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यानी लोकतंत्र जब बन जाता है, राजतंत्र जब था तो बेटा के मतलब बेटा पर बेटा, बेटा पर बेटा, हमेशा ये शासन चलते रहती थी। लेकिन ये इसमें कुछ बहुत मक्खी आ जा रहा है। इसमें कुछ यहाँ पे क्या है कि कोई भी लोग है ना, अगर किसी खास देश के हैं तो वो कोई भी जात, धर्म, लिंग ये सब से मतलब नहीं है। उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी पद को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, अगर उसके एलिजिबल, उसके लायक है तो, ठीक है ना। देखिए अब लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के, किसी प्रकार से लिंग, धर्म, जाति ये सब बिना भेदभाव के जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। फिर भी लोकतंत्र में विभेद के तत्व अंतर्निहित होते हैं। यानी इतना होने के बाद भी अभी भी कुछ न कुछ यहाँ पे क्या नजर आते रहेगा कि भेदभाव जरूर है। इन विभेदों के रहते हुए भी इस बात का प्रयास किया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के मार्ग में बाधक नहीं बने। देखिए अब कहता है कि भेदभाव तो जरूर है। पहले महिलाओं को इतना ज्यादा आरक्षित नहीं था, लेकिन बाद में महिलाओं को भागीदारी में बहुत आरक्षण दिया गया, ठीक है। कहा गया कि संसद भवन में लगभग 33% महिलाओं को MP होना चाहिए। कितना?
33%। तो इतना ही मिला कि नहीं मिला? पहले एमपी महिलाएं पहुंच ही नहीं पाती थी, अगर वो चुनाव भी लड़ती थी तो भी हार जाती थी। लोगों को दिमाग में यह असमंजस का स्थिति पैदा होते रहता था कि अगर लड़की या लेडीज चली जाएगी तो वो हमारे समाज के लिए क्या करेगी। आज तक की एक बताइए सबसे बड़ा महिलाओं यानी भेदभाव नहीं रहता है महिला और जेंट्स में, ये देश है अमेरिका। वहां आज तक कोई अमेरिका का राष्ट्रपति महिला नहीं बनी है। इसके पहले हिलरी क्लिंटन थोड़ी मतलब हार गई थी, थोड़ा सा वोट से हार गई थी, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे और ये हार गए। अब तो सत्ता बिल्कुल चेंज हो गया। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है ना। इस क्लास में पूछना भी बेकार है। आगे देखिए, तो सफल बनाए कोई बाधक ना पहुंचे, इसके लिए भी लोकतंत्र में कुछ कुछ व्यवस्थाएं हैं। यहां यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र को व्यवहार में किस प्रकार कार्य करना चाहिए, यानी सबके लिए लोकतंत्र में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों के स्वरूप, आकार, परिक्षेप्य आदि की विभिन्नताएं होते हुए भी उनके बीच असमंजस की स्थिति कर लोकतंत्र को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। कहते हैं कि लोकतंत्र में विविधता, यानी जो भी लोकतंत्र में डाइवर्सिटी है, क्या क्या डाइवर्सिटी मिली, तो एक जाति का होता है तो उसको जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। चुनाव में वही लोग ज्यादा जीतते हैं जो एक जाति का होते हैं। अगर मान लिया जाए किसी समाज से वो आते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित भी, अपना धर्म वाला उसको वोट जरूर देगा। तो इस प्रकार से कि व्यवहारिक इतना ज्यादा लोकतंत्र में विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो विविधता होना तो स्वाभाविक है, विविधता तो होगी। लोकतांत्रिक राज्य में केवल भाषा और क्षेत्र में विविधता ही नहीं है। अभी बताया ना कि भाषा, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको लोग हिंदी भाषी ज्यादा लोग वोट देंगे, अगर आप तमिल हैं तो तमिल भाषी लोग ज्यादा वोट देंगे। अब मान लिया जाए कि एक सरकार बनाने के लिए कई भाषी लोग यूज कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो उसको जिस भाषी के लोग ज्यादा बोलते होंगे उसी भाषी का वो नेता बनेगा, ठीक है ना। इलेक्शन में वही जीतेगा। अब ये 100% गारंटी नहीं है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, इस पे भी अब धीरे धीरे लगाम लगती जा रही है। तो यहां कह रहा है कि सिर्फ भाषा ही नहीं है, इसके अलावे सिर्फ भाषा ही नहीं है, इसके अलावे रंग भी है, ठीक है ना। तो गोरा लोगों को गोरे लोग ज्यादा पसंद करेंगे और काले रंग वाले को काला लगेगा। कि अगर मान लिया जाए कि एक काला आदमी पूरा बड़ा नेता बन जाता है, किसी जीत जाता है, तो वो काला के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा, भेदभाव को मिटाने में वो काम करेगा, ठीक है। तो उसको सारे काला लोग उसको दे करके वोट दे करके जिताना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। ऐसा ही देखा जाता है धर्म के लोगों को लिए भी, कि अगर मुस्लिम धर्म के अगर कोई जीत जाता है तो मुस्लिमों के लिए अच्छा काम करे। या फिर इतना नहीं तो समाज में देखने की दृष्टिकोण तो बदल जाएगा ना। जो हे दृष्टि से देखता है एक दूसरे को, ये ऐसा नहीं होगा, ये बदल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जाति वाला भी ये सोचता है, अगर छोटे जाति वाले लोग खड़े होते हैं तो उसके छोटे जाति वाले सब लोग वोट देंगे, एक चाहे कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके नजर में एक चीज जरूर है कि अगर कितनों कुछ नहीं करेगा तो अपने जाति के लिए तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और हमारी स्थिति क्या होगी दूसरे के तुलना में, जो हे दृष्टि से देखते हैं उनको। और बड़े कास्ट वाले वो देखता है कि अगर हमारे जीत जाए तो हमारी स्थिति पहले जैसा बना रहे। क्लियर है। तो जाति संप्रदाय किस एरिया से आते हैं, संप्रदाय किस धर्म से आते हैं, लिंग यानी वही हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसमें क्या बताया जाता है कि अगर महिला लोग हैं तो महिला लोग ज्यादा भागीदारी लेंगे। अगर महिला लोग देखते हैं खड़ा हो जाते हैं तो जुलूस जो निकलता है तो उसमें महिलाएं ज्यादा रहते हैं, जेंट्स लोग तो उसमें जेंट्स लोग ज्यादा रहते हैं। तो उनको समझ में आता है कि महिलाएं के साथ जो अत्याचार हो रही है उस पर लगाम लगाई जा सके, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सा कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जैसे विभेद भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, इन विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। देखिए समाज में विविधता आती है और ये विभाजन बना हुआ है और आज तक ही विभाजन बना हुआ है। अभी जितना विभाजन के कारण, अभी जो कारण देखे ये सभी के सभी कारण क्या है, विभाजन का ही एक स्वरूप है।
लोकतांत्रिक राज्य में जनता के बीच विभिन्नताओं, असमानताओं तथा विभेदों के रहते हुए उनके बीच तालमेल स्थापित किया जाता है। ठीक है, कहता है कि अगर कोई क्राइम किया तो वो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो या एक नॉर्मल आदमी का बेटा हो, अगर क्राइम किया तो सबके लिए सजाएं एक ही है। ठीक है ना, सबके लिए कोर्ट एक ही है। ऐसा यहाँ पे इतना ज्यादा विविधता होने के बाद भी कुछ न कुछ स्थिति को अच्छा सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए आज भी यहाँ पे क्या है, तालमेल की स्थिति, मतलब तालमेल बनाया जा सका। कहता यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इन विभेदों के ताल लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव पड़े बिना रहता। मतलब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई पुलिस कोर्ट कचहरी है तो हमें वो नहीं देखेगा कि कौन जाति का है, कौन धर्म है, उसका लिंग क्या है, उसका संप्रदाय क्या है और वो कहां से आता हो। ये सबसे वंचित रह करके ये लोग काम करते हैं। इस बात की हमें भी आशा होती है और इसी पर हम लोग आश्रित भी हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या दृष्टिकोण रखेंगे, क्या अध्ययन करेंगे? इस अध्याय में लोकतंत्र के द्वंद्व, है ना, द्वंद्व मतलब सही है, गलत है, हाँ या नहीं, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है द्वंद्व की स्थिति। क्या बोलेंगे? द्वंद्व की स्थिति। तो द्वंद्व सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर, विभेदों के तालमेल और संघर्ष, विभेदों के लोकतांत्रिक राजनीतिक पर इसका प्रभाव, सामाजिक विभेदों की राजनीतिक और परिणाम जैसे पक्षों पर विचार करना समुचित करेगा। सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र में द्वंद्व क्या क्या है। ठीक है ना, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या आती है, लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है। देखिए, लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है। अब ये देखिए, ये तो आपको लिखित ब्यौरा मिल गया कि हम अनुच्छेद नंबर 14 में कहता है सरकार के सामने सारे लोग यानी समता का अधिकार दे दिया गया। मौलिक अधिकार के रूप में समता का अधिकार लिखा गया। ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 14 में। तो अनुच्छेद 14 में सबके लिए समान होगा। तो ये विविधता कहां से आती है? तो वही कहता है कि सैद्धांतिक रूप से यानी लिखावट रूप से भले भेद विभेद है, ये भी तो जायज है, भेद विभेद है ना, ये सब कोई जानता है, लेकिन जो लिखित रूप से जो ब्यौरा है संविधान में, ये क्या चीज का है? तो सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पर। ये किसी के लिए भेदभाव, उच्च नीच ये सब नहीं करेगा। परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं कि है भेदभाव तो है, लड़का लड़की में भेदभाव तो है, लड़कियों को आरक्षण दिया जाता है और लड़कों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ एक भेदभाव मिला, विकलांगों को आरक्षण है और हम लोगों को आरक्षण नहीं है। जातीयवाद में भी देखिए, छोटे कास्ट वाले को आरक्षण है और बड़े कास्ट वाले को आरक्षण नहीं है, है ना। एक एग्जाम जरूर देते हैं, एक ही जैसा पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन छोटे कास्ट वाले के लिए आरक्षण है और बड़े कास्ट वाले के लिए आरक्षण नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर एक को 150 नंबर बनाना है तो एक को 90 नंबर बनाना होगा, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से इतना जब समता पर आधारित शासन पद्धति है ना, तो ये विविधता क्यों है? तो कहते यही विरोधाभास तो कई उदाहरण मिलते हैं। कुछ विद्वान ने इसे लोकतांत्रिक द्वंद्व भी कहा है ना, सामंजस्य की स्थिति की भी कहा है कि ये बताइए, एक तरफ लिखा हुआ है कि जो शासन की पद्धति है वो समानता पर आधारित है, तो दूसरे जगह इतना ज्यादा आरक्षण की क्यों व्यवस्था है? ठीक है, अब घर में भी आप देखिए, लड़का लड़की में भेदभाव की स्थिति क्यों कायम है? ठीक है ना, श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले में आज भी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश, सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन बना? अमेरिका बना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है ना, और यहाँ की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का फुल फॉर्म। तो कहते हैं कि अमेरिका जैसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी श्वेत और अश्वेत का अंतर स्पष्ट रूप से सामने आया है। वहां के नागरिकों को नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा
है ना, इतना ज्यादा। यानी वहां तो जनता के लिए सब चीज दिया गया, लेकिन बताइए वहां भी श्वेत और अश्वेत, और वहां भी अपना अधिकार पाने के लिए वो भी कड़े संघर्ष करना पड़ा है उनको भी। कहता है आयरलैंड में बस अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये हो गया। इसके बाद ब्रिटेन आ जाइए। यूरोप में ब्रिटेन में 3 राज्य हैं, क्वींसलैंड नहीं, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ये तीनों को बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और उत्तरी आयरलैंड अगर मिला दिए तो इसका नाम यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो उत्तरी आयरलैंड के जस्ट नीचे आयरलैंड एक देश है। कौन सी देश है? आयरलैंड। आयरलैंड बहुत नामी पहचानी जगह है। हम लोग एक व्यक्ति के परिचित रहते हैं, उनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आयरलैंड की ही महिला थी। ठीक है, मदर टेरेसा कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की ही महिला थी। तो आयरलैंड में कैथोलिको ये है धर्म, ठीक है ना। कैथोलिको और प्रोटेस्टेंटों के बीच संघर्ष आयरलैंड में मिला था। और ये कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच खाली आयरलैंड में ही नहीं, इटली में ये मिला था, फ्रांस में भी ये मिला था, दोनों के बीच संघर्ष। जर्मनी में भी मिला था। तब भारत में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्रों के लोगों से नफरत, है ना। अब देखिए ना, ऐसा दंगा भी होते रहता है। अगर बिहारी लोग दूसरे जगह कमाने जाते थे तो बिहारी है, ठीक है ना। यहाँ तक कि लड़ाई हो गया था, स्टेशन पर बिहारियों को उतरने तक के नहीं दिया था, बिहारी छात्रों को उतरने भी नहीं दिया था। ये घटना कहाँ की है? तो ये घटना गुजरात की है। समझ में आया? तो बताइए नफरत था कि नहीं था? वही कहता है कि भारत में वहां तो गोरा काला में भेदभाव था, यहाँ तो एक जगह से दूसरे जगह में भी नफरत है, ठीक है ना। तो नफरत आदि लोकतांत्रिक विरोधाभास या द्वंद्व को दर्शाता है, सामंजस्य की स्थिति को दर्शाता है। तो ये द्वंद्व है कि नहीं? सही है गलत है? बताइए। तो ये हम लोग को लगता है कि ये गलत है, लेकिन बताइए जब कभी ऐसा हो जाता है तब लगेगा कि नहीं, वहां वाला आरक्षण जो था ये सब दूसरे जगह वाला उठाते चला आ रहा है। इस प्रकार से वो समझता है कि वो सही चीजें हैं। क्लियर हो रही है? तो विरोधाभास आ गया कि नहीं आ गया? एक तरफ कहा कि जनतंत्र यानी लोकतंत्र जो है वो समानता पर आधारित शासन है, और दूसरे तरफ विरोधाभास का बहुत सा गुण नजर आते हैं। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती है? ठीक है, एक दूसरे के बीच नफरत क्यों हो जाती है? अब देखिए ना, अब मान लीजिए क्रिकेट मैच ही होता है, तो क्रिकेट मैच में तो विरोधाभास द्वंद्व की तो पूरा झलक ही नजर आती है। कोलकाता वाले कोलकाता नाइट राइडर को पूरा मतलब अपने की ओर समझते हैं, और दूसरा अगर चेन्नई सुपर किंग देखिए, चेन्नई वाले चेन्नई सुपर किंग को अपना अति मानते हैं। तो इस प्रकार से अपना ही देश में इतना ज्यादा विरोधाभास उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। जबकि क्रिकेट तो सभी का प्रेमी होते हैं, क्रिकेट प्रेमी होते हैं। यदि हम भारत का उदाहरण पेश करें तो इस तरह के लोकतांत्रिक विरोधाभास के कई गुण नजर आते हैं, कई घटनाएं आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसे जाने का अधिकार प्राप्त है ना। जब भारत में प्राप्त है तो फिर ये बिहारी क्यों, ये राजस्थानी क्यों, ये तमिल क्यों, ऐसा भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बोली क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक पहले एक राज्य था जम्मू कश्मीर, वहां लोग नहीं बस सकते थे, लेकिन 370 जिस समय से खत्म हुई धारा, उस समय से वहां भी अब लोग बसने लगे, लोग जमीन जायदाद खरीदने लगे। क्लियर हो गए? तो कहते अब देखिए यहाँ पे आपको बातें नजर आएगी। कहता है परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि सिक्किम में भी ऐसा घटना बहुत पहले घट चुका था। जो अभी मैं गुजरात की कहानी लिया, यह घटना पहले भी सिक्किम में घट चुका था। सिक्किम में बिहारी छात्रों को अपने संस्थान से ही नहीं, सिक्किम राज्य को ही छोड़ करके भागने के लिए बाध्य होना पड़ा था, है ना। लोग पढ़ने के लिए बिहार से लोग सिक्किम जाते थे कॉलेज में, अच्छे शिक्षा उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए, लेकिन वहां के स्टूडेंट इतना आंदोलन किए कि वो संस्थान से ही नहीं भगाया, बल्कि पूरा सिक्किम से उसको खदेड़ दिया बिहारी छात्रों को। समझ आया ना। और बिहार में तो उतना बड़ी बड़ी कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो लोग हाई शिक्षा, आज भी हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग कर्नाटक जाते हैं, मंगलुरु, है ना, कई जगह पे जाते हैं, कोई कलकत्ता जाता है, अलग अलग जगहों पर। यहाँ तक कि कमाने भी दूसरे राज्य में जाते हैं और पढ़ने भी दूसरे राज्य में जाते हैं, खाली कमा करके रिमिटेंस के रूप में कुछ न कुछ भेजते रहते। रिमिटेंस वो पैसा होती है जो दूसरे जगहों पर कमा करके अपने घर भेजा जाता है, ऐसी घटना रिमिटेंस कहलाती है। ऐसे ही रिमिटेंस दूसरे देशों के लिए होती है। जैसे कोई सऊदी अरब कमाने गया, ठीक है ना, दुबई कमाने गया। दुबई किस देश में है?
दुबई किस देश में है? सारे लोग समझिए, दुबई किस देश में है? तो दुबई गलत, सऊदी अरब में नहीं है। दुबई किस देश में है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है ना। ये कहाँ है? यूएई में है। क्लियर हो गया? दुबई। चलिए, तो ये रेमिटेंस भेजते हैं। तो हम लोग को कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा नफरत हो गया कि बिहारी छात्रों को सिक्किम में जब गए पढ़ने के लिए तो वहां संस्थान से नहीं खदेड़ा, कॉलेज से नहीं खदेड़ा, उसके अलावे कॉलेज से तो खदेड़ ही दिया, पूरा सिक्किम राज्य से खदेड़ दिया, भागना पड़ा। हिंदी भाषी जो हिंदी नहीं बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? हिंदी भाषी। यहाँ पे 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। याद रखिएगा, कितने भाषाओं को? 22। जब संविधान बनी थी उस समय 22 भाषाओं को नहीं सब मान्यता प्राप्त था, 14 भाषाओं का था। फिर बढ़ाते 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 आज के डेट में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया। सबसे लास्ट में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ है ना। BDMS, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषा को, ठीक है, संविधान में प्राप्त है ये सब भाषा। अब देखिए, हिंदी भाषी समझ में आ गया। जैसे तमिल क्या है? हिंदी, वहां के लोग हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं, वो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र हो गया ना, हिंदी बोलेंगे। वहां के लोग मराठी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मराठी। उसके अलावा असम, असमी बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं? असमी। तो हिंदी भाषी राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र, असम में उत्तर भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया गया वह किसी तरह शोभनीय नहीं माना जाता। उत्तर भारत के रूप में कौन कौन देश माना जा, कौन कौन राज्य माना जाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, नहीं पश्चिम और पूरब देश हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब देशों। तो ये सब देशों के साथ बहुत बुरा किया गया था, असम में भी और महाराष्ट्र में भी, ठीक है ना। तो जो व्यवहार किया गया वो शोभनीय नहीं था। लुधियाना में, लुधियाना कहाँ है बताइए? अरे लुधियाना कहाँ है? क्या बात है, पंजाब में है? पंजाब में लुधियाना है कि हरियाणा में लुधियाना है? ठीक है, तो समझ जाइएगा कहाँ है लुधियाना। बताइए, सब डिस्ट्रिक्ट याद करवाए हैं। बताइए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि 6 क्लास से लेके 12th यानी कोई चीज पढ़िए 8 सेक्शन में, तो सब राज्य में कितने जिले हैं, कौन कौन जिला, याद करना बहुत जरूरी। अब क्लास में ये करवाया हुआ हूं। तो लुधियाना में बिहारी मजदूरों के साथ हुए व्यवहार भी उचित नहीं कहा जा सकता है ना। एक जगह स्टूडेंट मार खा रहा है तो दूसरा जगह मजदूर मार खा रहा है, ठीक है, समझ जा रहे ना। और फिर भी यहाँ लोग घमंड करते हैं कि बाहर जा करके कमाए भेजते हैं, है ना, अपने ही गांव में नहीं रह। चलिए खैर, कहता है मतलब ये तो भारत देश क्या है? ये तो बिहार देश होना चाहिए था। नहीं, भारत देश क्यों होना चाहिए था? जब भारत में सभी लोग एक जैसा व्यवहार नहीं करते, सब बिहारियों को जब घसीट पसीट के रखते हैं, तो फिर इसको भारत देश क्यों नाम दिया गया, है ना। एक अलग से रहता बिहार के आप कोई कोनों में जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप बताइए, दूसरे राज्यों में जाकर के मार खाने के लिए है, और हम गर्व करते हैं कि हम भारतवासी हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये द्वंद्व की स्थिति आई कि नहीं आई? जब यह संविधान में लिख दिया गया समता का अधिकार, संविधान में लिख दिया गया सभी को क्या किया जाएगा? एक समान माना जाएगा, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, व्यवहार, है ना, कोई एरिया से आई उससे कोई मत, किसी भी कोना में जाकर के बस सकते हैं मतलब वहां जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। इतना छूट देने के बाद ये स्थिति क्यों पैदा होती है? तो लोकतंत्र में इस तरह विरोधाभास के द्वंद्व को समाप्त किए बिना इस सफलता के मार्ग पर असर नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के विरोधाभास को दूर करने का प्रयास बराबर चलता रहा, है ना, कि अब नहीं होगा, एक बार नहीं लेकिन हजारों बार हुआ। सरकार तो हर बार कहती है कि अब इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है। तो विरोध दूर करने के लिए एक बताइए, यहाँ पे सामाजिक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग। ये बहुत बड़े राइटर भी हैं, है ना, ये फिलोसफर भी है, ठीक है। तो इनका बहुत सा इंग्लिश में पोएम भी आती रहती है मार्टिन लूथर किंग का। तो मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ये क्वेश्चन आता है कि मार्टिन लूथर किंग किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो गोरे और काले के बीच, ठीक है, गोरे और काले के बीच। एक और व्यक्ति का नाम बताइए जो
आवाज उठाए थे बहुत बढ़ चढ़ के। और ये कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के गुरु। ठीक है, कृष्ण, ऐसे महात्मा गांधी के गुरु कहे जाते हैं कृष्ण गोखले। कौन कहे जाते हैं? कृष्ण। नहीं, लगता है कि वो इनके गुरु थे, नेल्सन मंडेला के। खैर, अब बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी बताइए? ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रसेल्स। तो बेल्जियम में विभिन्न भाषा भाषी के लोग के बीच सामंजस्य हेतु संविधान में उचित प्रावधान किया गया है। वहां पे भाषा से कोई मतलब नहीं, उचित प्रावधान है, इस भाषा के लिए ये भाषा के लिए ये भाषा, कि लड़ाई की स्थिति पैदा नहीं हो। सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति, नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। किस प्रकार से सामाजिक विभेद पैदा होती है? अभी हम लोग सब पूरा डिटेल देख लिए कि किस प्रकार से द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। ठीक है ना, समाज में समता का कानून होने के बाद भी सामंजस्य की स्थिति, द्वंद्व की स्थिति, ठीक है ना, बनी हुई है। क्लियर है? कहता है किसी भी समाज में विभेदों की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय के क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये सही बात है कि कोई भी जगह पे आप जाइए तो आपको यहां मिलेंगे कि अलग अलग भाषी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग रहते हैं। स्वभावतः इन सबों के आधार पर उनमें विभेद बना रहता है ना? यही कारण है। अगर एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही लिंग, सब एक लिंग तो हो ही नहीं सकता था। खाली औरत लोग रहे तो हो ही नहीं सकता, या किसी खास जगह पर खाली पुरुष लोग रहे, ये भी हो नहीं सकता। तो कहता है कि अगर सब एक ही रहता, एक ही जात के रहता, लेकिन फिर भी दूसरा नुस्खा निकाल करके और उसके बीच भी सामंजस्य की स्थिति पैदा, द्वंद्व की स्थिति पैदा होता ही होता। ठीक है, कहता है कि सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। कि आपका जन्म का, बताइए ओकरा में हमारे बाबूजी अगर उधर चल के जन्म हो जाता तो अब तमिल हो जाते, वहां के लोग समझते ना ये तमिले में जन्म लिया है, ये बढ़िया, ये बिहारी से हुआ आया है, बिहार से आया है, तो ऐसा नहीं ना कहता। तो कहता है यहाँ पे कि सामाजिक, चलिए किसी कारण से बोर्ड बंद हो गई, ठीक है ना, अगले टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। ऑफ कीजिए।